हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ देखने वाले हैं। उसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनरली जब भी काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों बोला गया है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से करते हैं। वैसे ही जब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ डिस्कवर हो रहे थे, उस टाइम जो लॉ फर्स्ट डिस्कवर हुआ उसको फर्स्ट ही बोला गया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आया था, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। उसके बाद एक लॉ आया, उस लॉ को हमें फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहना चाहिए था, बट हमने उसको बोला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि जो फोर्थ लॉ था वो बहुत बेसिक लॉ था, और उस लॉ के ऊपर, उस लॉ के रिलेटेड में बाकी के 3 लॉ जो पहले डिस्कवर हुए थे उसका बेस जो था वो फोर्थ लॉ आता था। तो हम उसको फोर्थ लॉ कहने की वजह से हमने उसको जीरोथ लॉ बोला, क्योंकि इस लॉ के ऊपर ही फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड होते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी बेसिक लॉ, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने इसको 3 लॉ के पहले रखा गया था। अब ये लॉ बोलता क्या है और ये लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा बेस होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। और जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा वो यूज हो जाएगा आपके आगे वाले सब लॉ में, क्योंकि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए तो बॉडी हीट रेडिएट नहीं करती है, बॉडी हीट डिसिपेट नहीं करती है। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसका स्टेटमेंट था, अगर कोई 2 बॉडी है मेरे पास, मान लेते हैं ये मेरे पास एक मैं इसको मेटल ले लेता हूँ। एक मेरे पास ए बॉडी है मेटल की, और ये मेरे पास दूसरा एक कोई बॉडी है, मान लेते हैं मैं इसको वाटर बोल देता हूँ, मैं इसको बी बॉडी कहता हूँ। और इसमें जो इस दोनों को मैं अगर एक एयर में रख देता हूँ, सराउंडिंग में रख देता हूँ, खुले एयर में रख देता हूँ, मान लीजिए मेरा रूम है, और इस एयर को मैं बोलता हूँ सी बॉडी, इस एयर को मैं बोलता हूँ सी बॉडी। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है अगर कोई एक बॉडी, अगर मेरी ये सी बॉडी ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब सी का जो टेम्परेचर है वो मेटल बी के बराबर है, और अगर सी का जो टेम्परेचर वाटर के बराबर है, मतलब बॉडी बी के बराबर है, तो ये ए और बी जो बॉडी होंगे इनके टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट if a body if a body is separately thermal equilibrium with two bodies, then these 3 bodies are in thermal equilibrium with each other. और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये मैं हूँ खुद, मैं इसको वन से कंसिडर करता हूँ। ये मेरा कोई अलग दूसरा फ्रेंड है, इसे मैं 2 बोलता हूँ, और ये अलग मेरा और एक कोई फ्रेंड है, इसे मैं 3 बोलता हूँ। अब ये जो 3 नाम का फ्रेंड है मेरा और मैं हूँ, हम दोनों का जो हाइट है वो इक्वल है। मैं टेम्परेचर को यहाँ पे हाइट से रिलेट कर रहा हूँ। हम दोनों का हाइट इक्वल है, मान लीजिए 5 मीटर है, इतना हाइट नहीं होता है, मान लीजिए 5 फीट है। और ये जो थर्ड मेरा फ्रेंड है उसका, और ये जो सेकेंड नंबर का मेरा फ्रेंड था इसका, इन दोनों का भी हाइट सेम है, मतलब अभी इसका हाइट तो मेरे पास है 5 फीट, तो इसका भी हो जाएगा 5 फीट। ओके, तो मेरा और इसका हाइट, मेरा हाइट भी 5 फीट है और सेकेंड का भी 5 फीट है, मतलब हम तीनों का हाइट 1, 2 और 3 का हाइट जो है वो 5 फीट है। अगर एक one body is separately in thermodynamic equilibrium with other 2 bodies,
then these three bodies are in thermal equilibrium. This is the statement of zeroth law of thermodynamics. अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लीजिए ये मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास एक वाटर है। इस मेटल का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर का, मेटल का मैं टेम्परेचर मान लेता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का टेम्परेचर है मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर है मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस, और ये जो एयर था मेरे पास, ये जो इसके सराउंडिंग में एयर इस दोनों के जो कांटेक्ट में है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। सो थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स द टेम्परेचर इज सेम और टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द सिस्टम इज 0। मतलब उन दोनों में टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा। तो उस केस में हम उस दो बॉडी को बोलते हैं कि दैट टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम देख रहे हैं इसका और इसका टेम्परेचर अलग अलग है, तो अब क्या होगा, एयर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, 40 है, और इसका टेम्परेचर मुझे देखना है। अब ये 50 है, एयर इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कुछ अपना हीट है वो हीट क्या करेगा, लूज करेगा, कम करेगा। मेटल धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसका टेम्परेचर कम है। अब ये ठंडा होते 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 ये 40 डिग्री तक आ जाएगा, ये 40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा क्योंकि इसके सराउंडिंग में एयर था। तो एयर का टेम्परेचर, ये जब तक एयर के टेम्परेचर तक नहीं आता तब तक ये हीट लॉस करेगा, और जब ये सराउंडिंग के टेम्परेचर में आ जाएगा, ये जो मेरा सिस्टम था ये जो सराउंडिंग के टेम्परेचर में आ जाएगा, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उस केस में ना तो ये हीट लेगा ना तो हीट ये देगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसका 40 इसका 40 हो गया, मतलब इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 हो गया, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। सेम ये जो था ये हीट लूज कर रहा था, अब इसका टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा और टेम्परेचर इसके बढ़ते बढ़ते 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, और ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये दोनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब सी जो सिस्टम है वो ए से भी थर्मल, सी जो सिस्टम है वो सेपरेटली ए बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सी जो सिस्टम है वो सेपरेटली बी बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और हमारा लॉ बोलता है अगर एक बॉडी दो बॉडी के सेपरेटली टू बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गई, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए हमेशा पूछा जाता है वो होता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, जो जीरोथ लॉ होगा वो हमें थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट होगा वो टोटली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड होगा। दूसरा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उन सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सब बेस होते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, वो सब बेस होते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जितने भी आपने टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे, चाहे वो थर्मोमीटर हो, गैस थर्मोमीटर हो, थर्मोकपल हो, आरटीडी हो, कुछ भी हो, वो सब जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं। तो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक बहुत बेसिक्स पता चला था कि उससे इस लॉ को यूज करके हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते थे, इसलिए इसको फोर्थ लॉ से पहले जीरोथ लॉ बोला गया है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को हमने देखा, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जीरोथ लॉ में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम मान लेते हैं ये मेरे पास एक थर्मोमीटर है, ओके। अब इसमें एक मर्क्यूरी भरा होगा,
इस थर्मोमीटर के अंदर एक मरकुरी भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बल्ब, मरकुरी बल्ब बोलते हैं, ये है मर्क्यूरी। ओके, अब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो मैं ये बॉडी को यहाँ पे रख देता हूँ, इस बॉडी का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, उस बॉडी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो ये जो बॉडी होगी इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ ए बॉडी हमारी। जो इसके अंदर मर्क्यूरी होगा, इस मर्क्यूरी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास बी बॉडी है। और ये जो बल्ब है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास सी नाम की बॉडी है। अब जब मैं इस बॉडी का ए बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना जा रहा हूँ, तो मैं इस ए बॉडी को जब इस बल्ब के कांटेक्ट में लाऊंगा, सी के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जो ज़्यादा हीट होगा वो हीट लूज करेगा, और जो कम, उसके बाद जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट गेन करेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब सी का टेम्परेचर, सी जो है वो बी से कनेक्टेड है, तो बी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो सी जो है, सी का जो टेम्परेचर होगा वो बी का टेम्परेचर होगा, क्योंकि सी और बी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। सी इसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, और जब ये हीट ट्रांसफ़र होगा तो ये बी जो हमारा है मर्क्यूरी, उसमें एक्सपांशन होगा और ये हमें टेम्परेचर की रीडिंग दिखाएगा। तो यहाँ से हमें ये जो सी बॉडी है वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है ए बॉडी से, बी बॉडी है वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम है सी बॉडी से। तो सी बॉडी ए से भी इक्विलिब्रियम में है और बी से भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब सी इज इक्वल टू ए है, सी इज इक्वल टू बी है। और हमें ज़ीरोथ लॉ यही बोल रहा था कि अगर एक बॉडी किसी दो बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों बॉडी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब जो ए का टेम्परेचर होगा वो बी का होगा और बी का जो होगा वो सी का होगा। मतलब ये जो बॉडी का टेम्परेचर मैं मेज़र करना चाह रहा था वो हमारे केस में इस बी बॉडी का भी टेम्परेचर होगा, मतलब इस मरकुरी का भी सेम टेम्परेचर होगा। जो इसका टेम्परेचर होगा वो इसके अंदर मरकुरी का होगा। अब जनरली थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी यूज कर लेते हैं एज अ फ्लूइड, क्योंकि मरकुरी का जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मरकुरी का जो सरफेस टेंशन होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो वो ग्लास ट्यूब को पकड़ के नहीं रखती है, स्टिक नहीं होती है। और उसका जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है, मतलब मरकुरी का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम मरकुरी को ग्लास अपने थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हो। तो एक जनरल मैंने आपको थर्मोमीटर में भी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में बता दिया है।